यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का है ये, 2023। सातवें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब इंटरनेट पर जर्नल जैसी एंट्री पोस्ट करते हैं तो किस रूप में जाना जाता है। जर्नल जैसे तो वेबलॉग लगा दे रही हूँ मैं। और फिर ये पूछ रहा है कि कथन है कि किशोर अत्यंत आत्म जागरूक होते हैं और उन्हें अपनी पहचान की स्पष्टता समझ होती है। किशोरों में संबंध को दिखाने और बढ़ती जटिलता की कठिनाई की समस्या को हल करने पर क्या कराता है। मतलब पूछ रहा है कि किशोर अत्यंत आत्म जागरूक होते हैं और उन्हें अपनी पहचान की स्पष्टता समझ में होती है और किशोरों से संबंध को देखने के लिए बढ़ती हुई जागरूकता समस्याओं को हल, दोनों शब्द में लगा दे रही हूँ। स्वयं प्रभा में टीवी प्रसारित किए जाते हैं। स्वयं प्रभा में टीवी प्रसारित किया जाता है। स्वयं प्रभा में क्या प्रसारित किया जाता है? टीवी प्रसारित किया जाता है। स्वयं प्रभा टीवी में प्रसारित किए जाते हैं। और जो मूस होता है, जैसे मूस केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होते हैं। दोनों शब्द नहीं, टीवी दोनों नहीं, एक सत्य है, दूसरा सत्य है। मीडिया और श्रोतागण एक दूसरे पर संप्रेषण में तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। मीडिया या श्रोतागण एक दूसरे के साथ संप्रेषण में तेजी से संकीर्ण हो जाते हैं। मीडिया श्रोतागण जनसंचार विषय वस्तु में और रचनाकारों के साथ संप्रेषण में भी सक्रिय है। ये क्या कहलाता है? मतलब जो मीडिया होती है, श्रोता एक दूसरे में संप्रेषण, ये दोनों सही है। अर्थात किस अध्ययन के प्रतिभागियों के व्यवहार को सूक्ष्मता से या अनजाने में प्रभावित किए जाने की प्रवृत्ति और स्वतंत्र रूप से वास्तविक और प्रभाव को अस्पष्ट कर देती है, क्या कहलाती है? किस अध्ययन के सूक्ष्मता अनजाने से क्या कहलाती है? जैव लगा दे रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन प्रतिभागी शिक्षण हेतु मूलभूत आवश्यकता है? प्रतिभागी और विद्यार्थियों के विषय प्रतिभागी के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता की उपेक्षा, पर्याप्त संसाधन, प्रौद्योगिकी, विधियां, मार्गदर्शन और दृढ़ संशक्ति। किस संदेश के भीतर एक अंतर्निहित संदेश की तकनीकी रूप से जाना जाता है? आंतरिक या गैर यह कहलाता है संदेश की अंतर्निहित, ये गैर अभिव्यक्ति कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप प्रसारण GWP का सही आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम में लगाना है। पहला लगा दे रही हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECL और एक अनक सामान्य शिक्षा परिषद GEC शिक्षा
उच्च शिक्षा संस्थान में प्रत्यापन के उत्तरदायित्व होगा। राष्ट्रीय नीति और 2020 के अनुसार 1500 वर्षों में कालावधि में चरणबद्ध तरीके से श्रेणीगत प्रत्यापन है। स्वायत्त और समुचित प्रणाली द्वारा स्वतंत्र प्रशावी संस्थान बनाना एक उच्च संस्थानों का उद्देश्य है। दोनों लगा दे रही हूँ। अर्थात यह पूछ रहा है कि अनुमान संदर्भ में लघु पद और मध्य पद में उपस्थिति क्या कहलाती है? यह कहलाती है अनुव्याप्ति कहलाती है। प्रतिप्राप्ति के विरोधी वर्ग में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ई अर्थात सिल्क बिल्ड सिंड्रोम SBS किसके कारण होता है? भवन में दूषित जल की आपूर्ति के द्वारा। कौन सा साझा संक्षिप्त युग्म उसका विस्तार गलत युग्म है और ये कहलाता है NWAN। आगमनात्मक तर्क में अवलोकन में कौन सा गलत होता है? यदि वाक्य आधारित सत्य निष्कर्ष भी सही है। निम्नलिखित में से जनसंचार का चयनात्मक प्रतिक्रिया का गठन क्या होता है? चयनात्मक दमन, चयनात्मक ध्यान, चयनात्मक ध्यान कहलाता, चयनात्मक धारण, प्रतिधारण। अर्थात यह ACA पता नहीं क्या होगा। शोधकर्ता में अलग अलग नमूने, उस नमूनों का सहगणन गुणक RA, R2, R3, R4 का गणन। तो pH का रूप का मान क्या होता है? 0.97, 0.95, 0.10, 0.3 प्राप्त करें तो 5% का महत्व क्या बोला था? R3 कहलाता है। पद की अवधारण के निम्नलिखित में कौन सा गलत है? सभी केवल उन वस्तुओं द्वारा समझ की जाने वाली विशेषताओं का सम्मान और संबंधित कौन से कहलाते हैं? AB कहलाते हैं। डॉक्टर P 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू करने के निम्नलिखित प्रेरक शक्ति हैं। लॉर्ड कर्जन अर्थात साइवियर ये क्या कहलाता है? अर्थात 3D प्रिंट और 3D प्रिंट CAD का उपयोग किस में किया जाता है? LOC। इस प्रकार दोनों सत्य हैं। एक मूल ब्याज 4 वर्षों तक 2016 में 9 वर्षों तक कितना हो? 1700 रुपया। किस वर्ष में जल की प्रतिशत वाले में वर्गीकृत कीमत क्या होती है? 200 मिलियन व्यक्ति से कम। नीचे गए और ये होगा न्यूट्रिक मौलाना विश्वविद्यालय में चर्चा साहस धोरांध पहला 36 किलोमीटर। तुक्का मार में यही सब होता है।
इसमें पूछा गया संचार के प्रारूप रूपरेखा के अंतर्निहित राजनीतिक समाजीकरण सत्ता को प्राप्त करने के संदर्भ में सामाजिक क्या कराता है सामाजिक और सामाजिक अधिगम से संबंधित है। सीमांतकरण और राजनीतिक सामाजिक का आधार क्या कहलाता है, अर्थात पूछ रहा है कि संचार के रूपरेखा के अंतर्गत और राजनीतिक और सामाजिकरण सत्ता का प्राप्त करने के लिए अधिगम से संबंधित क्या कहलाता है। ये कहलाता है, ये देखो ये पूछ रहा है, यह इसका आंसर होगा कि संचार के ढांचे के भीतर राजनीतिक समाजीकरण की भूमिका का वर्णन। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से सीखते हैं और अवसर उसे आत्मसात करते हैं, जो उसकी धारणाओं को इस प्रकार से परिभाषित करता है। सत्ता किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, उनके चारों ओर दुनिया किस प्रकार से व्यवस्थित होती है और बदले में व्यक्तियों की परिभाषाओं का आकार देती परिभाषा करती है और करती है कि वे कौन हैं और उन्हें उन राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जिसमें वे रहते हैं। यह सीख जानबूझकर की गई शिक्षा अपने आसपास के माहौल में अधिक जैविक आत्मसात दोनों से आती है, जिसमें परिवार, दोस्त, मीडिया, शिक्षक शामिल होते हैं। इसलिए सत्ता हासिल करने के संबंध में इसे सामाजिक शिक्षा से जोड़ना समझ में आता है, क्योंकि वे तरीके शामिल होते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति को विवरण, राजनीति प्रणालियों का संचालन और प्रणालियों में भीतर अपनी भूमिका के बारे में सीखते हैं। पता चलता है कि हंसिए पर जाना राजनीतिक सामाजिक का आधार है, तो जो एक संकीर्ण और कम सटीक दृष्टिकोण है। राजनीतिक समाजीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक परंपरा और पारिवारिक शिक्षा प्रणाली और सामाजिक समूहों, जनसंचार माध्यमों से सहित कई प्रकार से प्रभावित हो सकती है। जबकि हाशिए पर रहने वाले समुदाय अनुभव और हाशिए पर रहने वाले समुदाय सत्ता, असमानता, न्याय का दृष्टिकोण के आकार देकर राजनीतिक सामाजिक को प्रभावित कर सकते हैं। इनका कहना सही नहीं है। हाशिए पर रहना सभी के लिए राजनीतिक समाजीकरण का आधार है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के बारे में न केवल हाशिए पर है, राजनीतिक समाजीकरण से गुजरते हैं। इसलिए यह अभिगत राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रिया एक आवश्यक पहल को दर्शाता है। मतलब कि जो राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रिया एक आवश्यक पहलू को दर्शाता है और अभिकथन यह है कि एक विश्वस्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। राजनीतिक समाजीकरण में व्यापक और विविध तंत्रों में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधि करता है। इसलिए उत्तर सही है, ये पहला सही, लेकिन दूसरा सत्य है, क्योंकि वो कह रहता है कि उन विविध तंत्रों में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं करता, इसलिए उसका आंसर गलत है। अब ये कहता था जब इंटरनेट व्यक्ति जब इंटरनेट पर जर्नल जैसी एंटी पोस्ट करते हैं तो वो कहलाता है वेबलॉग। वेबलॉग क्या होता है इसको जान लेते हैं। जब व्यक्ति इंटरनेट पर जर्नल जैसी प्रति पोस्ट करते हैं तो ऑनलाइन अभिव्यक्ति के एक रूप में संकलन होते हैं। इसे ब्लॉगिंग के रूप में जाना जाता है। इस गतिविधि का वर्णन वेबलॉग शब्द का गढ़ा है, अर्थात वेबलॉग भी कह सकते हैं, जो अनिवार्य रूप से वेबलॉगिंग और जर्नलिंग को संदर्भित करने लिए वेब और लॉन्ग शब्दों को जोड़ता है। वेब ब्लॉग या ब्लॉग जैसे आमतौर में संक्षिप्त रूप से कहा जा सकता है। इस प्रकार से वेबसाइट या वेबसाइट का हिस्सा है, जैसे समक, विपरीत, कालानुक्रमिक क्रम,
नवीनतम सामग्री पहले दिखाई देती है, इसे प्रस्तुत किया जाता है। ब्लॉग आमतौर पर विशेष विषय जैसे भोजन, राजनीति, शिक्षा पर टिप्पणी, समाचार प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी के रूप में और की भी कार्य समय के साथ संचार और सूचना का साझा करने के लिए वेब ब्लॉग और कॉपीराइट टूल्स से संबंधित हो, इसे ब्लॉग कहते हैं। मतलब जब इसलिए ये प्रश्न होता है कि जब व्यक्ति इंटरनेट पर जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वेबलॉग कहते हैं। अब ये आता है कि किशोर कथन। ये है एक कथन है जिसमें व्यक्ति कहता है कि किशोर अत्यंत आत्मजागरूक होते हैं, अत्यधिक आत्मजागरूक होते हैं और उन्हें अपनी पहचान की समझ होती है। और दूसरा कथन यह है कि किशोर में संबंधों को देखने और बढ़ती जटिलता, कठिनाई की समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है। जो किशोर होते हैं उसमें संबंधों को देखने और बढ़ती जटिलता में कठिनाई होती है हल करने में, उसकी क्षमता कम होती है, मतलब विकसित क्षमता होती है वो हल करने के लिए। वो कहता है कि देखिए पहला असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कह रहा है किशोर अत्यंत आत्मजागरूक होते हैं और अपनी पहचान की स्पष्ट समझ होती है, यह गलत है। और दूसरा कथन सही है क्योंकि कह रहा है कि किशोरों में संबंध को देखने और बढ़ती जटिलता, कठिनाई और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है। अब देखो समझ लेते हैं कि कैसे है कि किशोरावस्था एक विकासात्मक अवस्था है। कौन सी है? मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। हालांकि यह एक ऐसा समय है जब व्यक्ति अपनी पहचान बनाना शुरू करते हैं। किशोरावस्था कहना अधिक सटीक होगा कि किशोर स्पष्ट और निश्चित समझ रखने के बजाय स्वयं की पहचान का निर्माण प्रतिक्रिया में है। हाँ, क्योंकि वो अपनी अभी पहचान कर ही नहीं पाए क्योंकि वो किशोर अवस्था में है। अन्वेषण मतलब खोज में अवसर, भ्रम, अनिश्चितता, विभिन्न भूमिका अपनी पहचानों के साथ प्रयोग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कथन है सेकंड, किशोरावस्था के दौरान होने वाले संज्ञानात्मक विकास को सटीक रूप से दर्शाता है। जैसे जैसे किशोर परिपक्व होते हैं उनकी संज्ञानात्मक क्षमता का विस्तार होता है। जैसे जैसे किशोर परिपक्व होते हैं उनकी संज्ञानात्मक अवस्था का क्षमता का विस्तार होता है और अत्यधिक मूर्त चिंतन में सक्षम हो जाते हैं। इसमें जटिल रिश्तों को समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास शामिल है। जैसे जटिलता और कठिनाई का स्तर अधिक है। संज्ञानात्मक विकास किशोरों को अधिक परिष्कृत और सामाजिक परिदृश्यों को संचारित करने और तर्क और समस्या समाधान में वयस्क के रूप में संकलन में सक्षम बनाता है। अर्थात यह सक्षम बनाता है। इसलिए यह प्रश्न है कि किशोरावस्था में व्यक्ति आत्मजागरूक नहीं होते हैं क्योंकि वो अपनी पहचान बना ही रहे होते हैं। और यह कथन सही कि किशोरों में संबंध को देखने और बढ़ती जटिलता और कठिनाई की समस्या को हल करने की क्षमता को विकसित होती है। हाँ, विकसित होती है। अब यह है कि कथन एक है कि स्वयं प्रभा पाठ्यक्रम टीवी को प्रसारित किए जाते हैं, टीवी में प्रसारित किया जाता है और मूस केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होते हैं। तो यह देखिए पहला सत्य है कि स्वयं प्रभा टीवी पे होता है लेकिन मूस अंग्रेजी में है, ये गलत है। कैसे? देखो कथन पहला कि स्वयं प्रभा भारत सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य
DTH डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक प्रणाली प्रदान करना यह पहल स्कूल शिक्षा स्नातक माने BA, स्नातकोत्तर माने MA, इंजीनियर, कानून और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित अधिगम के विभिन्न स्तरों के लिए सामग्री प्रसारित करता है। यह प्रथम कथन सत्य है। दूसरा है कि मूस जो मैक्सिव ओपन ऑनलाइन कोर्स न केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है बल्कि दुनिया भर में विभिन्न भाषाओं में पेश किया जाता है। मूस पेशकश केवल कई मंच गैर अंग्रेजी भाषी देशों संस्थानों के साथ सहयोग करते हैं। ये वैश्विक रूप से दर्शकों को अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी प्रदान करते हैं। तो यानी कि एक पहला कथन सही है, दूसरा कथन असत्य है कि स्वयं एक टीवी में प्रसारित होता है और मूस केवल अंग्रेजी भाषा में नहीं, बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध होता है। अब मीडिया श्रोतागण एक दूसरे से मीडिया श्रोतागण एक दूसरे के साथ संप्रेषण में तेजी से सक्रिय हो रहे हैं और मीडिया ये कह रहा है। और दूसरा कथन यह है कि मीडिया होती है वो श्रोतागण जनसंचार विषय वस्तु के रचनाकारों के साथ संप्रेषण में सक्रिय हो रहे हैं। दोनों सही है। देखो कैसे सही है। कथन पहला है क्योंकि सोशल मीडिया और अन्य अंतःक्रिया प्लेटफॉर्म आगमन के साथ मीडिया श्रोतागण एक दूसरे के साथ संवाद करने में अधिक सक्रिय हो गए हैं और वे जो उपभोग करते हैं उससे संबंधित राय, समीक्षा और विषय वस्तु साझा करते हैं। इस प्रकार मीडिया विषय वस्तु के आसपास एक अधिक गतिशील और संलग्न समुदाय बनाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया या अन्य अंतःक्रिया प्लेटफॉर्म आगमन के साथ मीडिया के एक दूसरे से संवाद करते हैं, वैसे सक्रिय हो जाते हैं। जो उपभोग करते हैं वह संबंधित राय, समीक्षा, विषय वस्तु को साझा करते हैं कि ऐसा लोग कह रहे हैं। इस प्रकार मीडिया विषय वस्तु के आसपास एक गतिशील और संलग्न समुदाय बनाते हैं। दूसरा कथन यह है क्योंकि डिजिटल युवा ने मीडिया को श्रोतागणों और जनसंचार विषय वस्तु की समीक्षा के बताता है कि मीडिया क्योंकि डिजिटल युवा ने मीडिया श्रोतागणों और जनसंचार विषय वस्तु के रचनाकारों के बीच संप्रेषण के करीब और अधिक प्रत्यक्ष रूप से समक्ष किया है। सोशल मीडिया टिप्पणी, अनुभव, मंच और अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से श्रोतागण सीधे विषय वस्तु या निर्माताओं को प्रतिक्रिया, आलोचना, प्रशंसा प्रदान करते हैं। इसमें संवादात्मक संबंध बनाने की अनुमति दी जाती है। यह निर्माणकर्ता श्रोतागण की प्राथमिक और चिंताओं को अनुकूलित और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये कह सकता है कि डिजिटल जो होता है, डिजिटल में मंच में अपना जो आलोचना है, प्रशंसा है, विषय वस्तु है, ये सब दे सकते हैं। इसलिए दोनों कथन सत्य है। पहला कथन में है ये कि मीडिया श्रोतागण एक दूसरे संप्रेषण में तेजी से सक्रिय होते हैं, सही बात है। और दूसरा कथन यह है कि मीडिया श्रोतागण जनसंचार विषय वस्तु में रचनाकारों के साथ सक्रिय होते हैं। हाँ, रचनाकारों के साथ भी वो सक्रिय होते हैं। और यह है प्रश्न है कि किसी अध्ययन के प्रतिभागियों के व्यवहार को सूक्ष्मता से या अनजाने में प्रभावित करने की प्रतिक्रिया जो स्वतंत्र चर को वास्तविक प्रभाव को अस्पष्ट कर देती है, वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है
प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह प्रभाव। प्रश्न पूछ रहा है कि किसी अध्ययन के प्रतिभागियों के व्यवहार में जो सूक्ष्मता होती है, अनजाने में प्रभावित करने की जो प्रवृत्ति होती है, वो स्वतंत्र चर में वास्तविक प्रभाव को अस्पष्ट कर देती है। वह प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह प्रभाव कहलाता है। अब इसको जानते हैं। ये प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह क्या होता है, इसको जानेंगे। इसे प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह के रूप से जाना जाता है। तब होता है जब शोधकर्ताओं की अपेक्षा प्राथमिकताएं या अन्य विशेषताएं अनजाने में किसी अध्ययन के प्रतिभागियों को प्रभावित करती है, जिससे अध्ययन के परिणाम प्रभावित होते हैं। यह पूर्वाग्रह प्रतिभागियों की अपेक्षाओं के सूक्ष्म संचार को अन्य तरीकों से जन्म देता है और जो तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकते हैं, जैसा कि शारीरिक भाषा, आवाज़ का लहजा या जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। परिणाम स्वरूप यह कह सकते हैं कि प्रतिभागियों का व्यवहार या प्रतिक्रियाओं न केवल अध्ययन द्वारा इच्छित स्वतंत्र रूप से हेरफेर से प्रभावित हो सकते हैं, बल्कि शोधकर्ता के गैर मौखिक संकेत या पूर्वाग्रह से भी प्रभावित हो सकते हैं। यह स्वतंत्र के वास्तविक प्रभाव को अस्पष्ट और विकृत कर सकता है, क्योंकि देखे गए परिणाम प्रयोगात्मक क्रिया की प्रतिक्रिया के बजाय उपयोगकर्ता की अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई शोधकर्ता प्रतिभागियों के एक विशिष्ट समुदाय से एक निश्चित परिणाम उम्मीद करता है, तो वे अनजाने में उसके साथ इस तरह का अंतःक्रिया कर सकते हैं जो परिणामों को प्रोत्साहित करता है, भले ही अंतःक्रिया सतह और तटस्थ लगती है। प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह वैज्ञानिक और अन्य प्रकार के अनुसंधान में महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, क्योंकि यह प्रयोग के आंतरिक वैधता में खतरा डालता है। पूर्वाग्रह को कम करने के लिए शोधकर्ता दोहरी अनदेखी प्रतिक्रिया डबल ब्लाइंड प्रोसेसर को लागू कर सकते हैं, जहां तक न प्रतिभागियों को न केवल प्रयोगकर्ता को प्रयोग में महत्व पहलुओं को पता चले, जबकि कौन से नियंत्रण से संबंध और कौन से प्रयोगात्मक से संबंधित है। यह उपक्रम सुनिश्चित करने में मदद करता है न कि उपेक्षा अध्ययन को प्रभावित कर सके। मतलब ये प्रश्न ये है कि किसी भी अध्ययन के प्रतिभागियों के व्यवहार की सूक्ष्मता से अनजाने में प्रभावित करने की प्रतिक्रिया स्वतंत्र रूप से वास्तविक प्रभाव को अस्पष्ट कर देती है। वह कहलाती है प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह का प्रवाह। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रभावी शिक्षण हेतु मूलभूत आवश्यकता है? तो पर्याप्त संसाधन प्रौद्योगिकी। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकता है? तो पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी। अब कैसे है ये देखते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए तत्वों के संयोजन की आवश्यकता होती है। यदि दिए गए विकल्प में पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी कई कारणों से प्रभावी शिक्षण के लिए एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में सामने आती है। मूलभूत आवश्यकता के रूप में सामने आती है। प्रभावी शिक्षा के लिए छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए तत्वों का संयोजन की आवश्यकता होती है। दिए गए विकल्पों में पर्याप्त संसाधन प्रौद्योगिकी
सामने आती है। अब देखिए कैसे आती है। अधिगम को प्रोत्साहित करता है। पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी, विविध अंतःक्रियात्मक सामग्री प्रदान करके अधिगम को अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। यदि विभिन्न शिक्षण शैली और प्राथमिकताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है, जिससे शिक्षा अधिक समावेशी और प्रभावी हो सकती है। सूचना तक पहुँच, यही सही तकनीकी के साथ शिक्षकों और छात्रों दोनों के साथ पारंपरिक पाठ्यपुस्तकों से परे बड़ी मात्रा में जानकारी तक पहुँच या यह अधिक व्यापक अधिकतम प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए विकास के लिए अनुकूल हो सकते हैं। जुड़ाव, प्रौद्योगिकी अंतःक्रियात्मक और मल्टीमीडिया सामग्री के माध्यम से छात्र जुड़ाव बढ़ा सकती है और यह अधिगम को अधिक मनोरंजक और दिलचस्प बना सकता है, जिससे सामग्री बेहतर भंडार हो सकते हैं। वैश्विकरण, प्रौद्योगिकी वैश्विक अधिगम के शिक्षार्थी की गति और शैली के अनुरूप अनुकूल समर्थन को चुनौतियाँ प्रदान कर सकती हैं। यह प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षमताओं और संबंधी करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण। कुछ ऐसी पारंपरिक शिक्षा विधियाँ पूरी तरह से समायोजित नहीं कर सकती हैं। भविष्य की मांग के लिए तैयारी, प्रौद्योगिकी द्वारा तेजी से संचालित हो रही दुनिया में छात्रों के भविष्य की मांगों के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा पर्याप्त संसाधन प्रौद्योगिकियों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। यह उन्हें आधुनिक कार्यबल के लिए आवश्यक और कौशल दक्षताओं को सुसूचित कर सकता है। इसलिए पहला प्रश्न यही पूछा गया है कि प्रभावी शिक्षा में मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी का भी हो। किसी संदेश के भीतर एक अंतर्निहित संदेश को तकनीकी रूप से जाना जाता है, वो उपपाठ कहलाता है। एक अंतर्निहित मतलब किसी संदेश के भीतर एक अंतर्निहित संदेश की तकनीकी गुरु का नाम दिया जाता है, उपपाठ कहलाता है। उपपाठ क्या होता है इसे समझते हैं। उपपाठ एक संदेश के भीतर निहित उसकी अंतर्निहित अर्थ को संदर्भित करता है, जो सीधे तौर पर कहा गया है कि स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट सामग्री के विपरीत जो आसानी से स्पष्ट हो जाती है और केवल शब्दों को पढ़ने या सुनने से समझने मतलब ये कह सकते हैं कि स्पष्ट सामग्री के विपरीत जो आसानी से स्पष्ट हो जाती है, जो केवल शब्दों को पढ़ने या सुनने से समझा जा सकता है। उपपाठ को पढ़ने के लिए व्याख्या, गहन विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसमें संपूर्ण संदेश को समझने के लिए पंक्तियों को बीच पढ़ना शामिल है, जिसे वक्ता या अन्य लेखक व्यक्त करना चाहता है। अंतर्निहित विषयों, उद्देश्यों या भावनाओं को प्रतिबिंबित कर सकता है। साहित्य, फिल्म, थिएटर और दैनिक जीवन के बातचीत सहित विभिन्न रूपों के उपपाठ का महत्वपूर्ण अवधारण है। यह पात्रों, स्थिति या वक्ताओं के बीच सच्चे इरादों में कई व्याख्याओं और अंतर्दृष्टि की अनुमति देकर गहराई और जटिलता जोड़कर सामग्री के संबद्ध करता है।
छिपे हुए संदेश का अर्थ किसी अन्य संदेश बीच जानबूझकर यह संदेश छिप गया है। हालांकि यह कभी कभी उपपाठ के साथ अतिव्याप्ति हो सकता है। छिपे हुए संदेश अवसर गुप्त कोड या संदेश के बारे में अधिक होते हैं, जो उपपाठ का निर्माण करने में सूक्ष्म निहित अर्थों के बजाय हर किसी के द्वारा समझाए जाने वाले योग्य नहीं होते हैं। अंतर संदेश यह ऐसा संदेश सुझाव देता है जो स्वाभाविक रूप से किसी चीज का हिस्सा है, केवल विशेष रूप से व्यक्त सामग्री के भीतर अंतर्निहित अनकहे संदेश की अवधारणा को इंगित नहीं कर सकता है। गैर अव्यक्ति संदेश के संदर्भ में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द नहीं है। यह अंतर्निहित संदेश विचार सटीक वर्णन नहीं करता है। इनका तात्पर्य ऐसे संदेश से हो सकता है जिसमें अव्यक्ति का अभाव है, जो उपपाठ के बारे में नहीं है। उपपाठ सही शब्द है क्योंकि यह सीधे अर्थ की परत को संबोधित करता है। संचार के स्पष्ट या सतही स्तर के नीचे स्थिर है, प्राथमिक संदेह में गहनता और समृद्धि को जोड़ता है। यह केवल छिपा हुआ अंतर्निहित नहीं है, इसे शब्द, स्वर, संदर्भ और पात्र, वक्ता और दर्शकों के बीच गतिशील चयन के माध्यम से तैयार किया गया है। इसे उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण सोच और व्याख्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। अर्थात यह इसका प्रश्न था कि किसी भी संदेश के भीतर एक अंतर्निहित संदेश की तकनीक किसे कहा जाता है? ये उपपाठ कहा जाता है। अब ये पूछता है निम्नलिखित में से वैश्विक ताप प्रवणता माने GWP का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो अवरोही क्रम ये ऐसा होता है, इसमें अवरोही क्रम बताया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और फिर बताया है मीथेन CH4, फिर बताया है नाइट्रिक ऑक्साइड N2O नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अवरोही क्रम ऐसे लिखा जाता है, इसलिए अवरोही क्रम। अब देखिए वैश्विक ताप क्या है? GWP। यह माप कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन गैस जैसे विशिष्ट समय वातावरण में कितनी गर्मी बरकरार रहती है, किसी गैस में LPG की उसकी ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता वायुमंडल में कितने समय तक होती है, इस पर निर्भर करता है। सूचीबद्ध गैसों में अवरोही क्रम में GWP समान समझा है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 100 वर्षों की अवधि में एक GWP के साथ रेखा के रूप में सेट किया जाता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 GWP सबसे कम यह बेंचमार्क के रूप में जाना जाता है, और मीथेन CH4 CO2 की तुलना में GWP होता है। ये 100 वर्ष की अवधि में GWP CO2 में लगभग 28 या 36 गुना अधिक होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड N2O GWP में अधिक है। 100 वर्ष की अधिक अवधि में CO2 लगभग 265 या 298 गुना होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFOS विशिष्ट प्रकार के आधार पर काफ़ी GWP हो सकता है। कुछ प्रकारों में CO2 की तुलना में
WP हजारों या उससे अधिक हो सकता है। इस मूल्यांकन का आधार विकल्प में न्यूनतम GWP तक अवरोही क्रम है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर मीथेन CH4, फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। यही अवरोही क्रम होगा। मतलब वैश्विक ताप प्रवणता ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया जाता है। अब एक कथन ये दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECL का अंकन सामान्य शिक्षा परिषद और GEC उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रत्यापन के लिए उत्तरदायित्व होगा। तो कथन दूसरा यह कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 15 वर्षों की काल अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से श्रेणीकृत प्रत्यापन और श्रेणी स्वायत्त की एक समुचित प्रणाली द्वारा संबंधित स्वायत्त संस्थान बनाना यही उच्च संस्थान का उद्देश्य होगा। मतलब ये पूछता है तो पहला कथन कहता है कि असत्य है, क्योंकि कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा आयोग HECL अंकन सामान्य शिक्षा परिषद में GEC उच्च शिक्षा का प्रत्यापन का उत्तरदायित्व होगा। ये उसका कथन कह रहा है गलत है। और 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 वर्षों में की अवधि में चरणबद्ध तरीके से श्रेणीबद्ध प्रत्यापन और श्रेणीगत स्वायत्त एक समुचित प्रणाली द्वारा स्वतंत्र स्वशासी संस्थान बनाना उच्च संस्थान का उद्देश्य होगा। अब देखिए कैसे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पहला है असत्य है, क्योंकि कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-2000 का राष्ट्रीय शिक्षा उच्च शिक्षा में के तहत यह HECI प्रत्यापन परिषद NAC उच्च शिक्षा संस्थान मान्यता के लिए जिम्मेदार होगी, न कि सामान्य शिक्षा परिषद, यह बताता है। और यह कथन सत्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्यों में से यह है कि सभी उच्च शिक्षा 15 वर्ष की अवधि की क्रमिक अवमानता और स्वायत्तता की प्रणाली में स्वतः के माध्यम से स्वायत्त बने संस्थान बने हैं। यह बताते हैं कि राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC और HICI संरचना के भीतर मान्यता प्रदान करने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि संस्थान गुणवत्ता और प्रदर्शन के कुछ निश्चित मानकों को पूरा करे। श्रेणीबद्ध मान्यता स्वायत्तता यह प्रणाली का उद्देश्य विशिष्ट मान्यताओं को पूरा करने वाले संस्थानों क्रम और स्वायत्तता प्रदान करना, इससे उत्कृष्टता और सुशासन को बढ़ावा मिले, ये होता है। इसीलिए बताया जाता है कि ये उत्तरदायित्व तो नहीं होगी। कह रहे हैं कि उत्तरदायित्व यही होगी, लेकिन उत्तरदायित्व समान शिक्षा परिषद होगी GIC पर, ना कि GEC पर होगा। देखो अनुमान के संदर्भ में लघु पद में मध्य पद की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? पक्षधर्मिता। अब देखो तर्क भाषा, तर्क शास्त्र, न्याय दर्शन में अनुमान ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। अनुमान एक तार्किक संरचना शामिल है जिसमें 3 घटक होते हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, निगमन। 3 प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, 3 तत्व इर्द गिर्द घूमते हैं। साध्य प्रथम पाद साध्य वह गुण जिसका विषय अंतर्गत अनुमान में सिद्ध किया जाता है। मध्य हेतु अर्थात वह कारण जो संकेत केवल अनुमान लगाया जाता है। यह
प्रमुख पद या लघु पद के बीच संबंध स्थापित करता है। लघु पद वह उच्च विषय मध्य से मुख्य प्रमुख उपस्थिति अनुपस्थिति स्थापित की जाती है। वैश्विक अनुमान के लघु पद मध्य पद हेतु उपस्थित महत्वपूर्ण संबंध में उपस्थित हो जाता है। ये पक्षधर्मता के नाम से जाना जाता है। पक्षधर्मता अनुमान पक्ष की संपत्ति को दर्शाता है। यह अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति या विशेषता अनुमान के विषय में भीतर मौजूद है। यह अवधारणा सुनिश्चित करती है आप जो अनुमान लगा रहे हैं वह विशेष जिस आधार पर अनुमान लगा रहे हैं इसके बीच सीधा वैध संबंध है, जैसा कि भविष्य में लागू होता है। यह संबंध अनुमान वैध मानने के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये विशिष्ट मामले पर प्रश्न के भीतर कारण संकेत प्रयोज्यता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार प्रस्ताव में साबित और अस्वीकृत करता है। और देखो प्रतिव्यक्ति विरोध के निम्नलिखित में कौन सा है? एक पहला है असत्य है, दूसरा असत्य है। बताता है कि विरोध वर्ग आरेख प्रस्ताव 4 मूल पर है, ए ई आई ओ के बीच में है, इसलिए तर्कों का एस और एच पी ऐसे संबंध से किया जाता है। शिव बिल्डिंग सिंड्रोम अर्थात SBS कारण क्या होता है? अपर्याप्त समवातन अर्थात सिक बिल्डिंग सिंड्रोम मुख्य रूप से हवा की गुणवत्ता सहित भवन में इंडोर वातावरण से संबंधित कारकों का कारण होता है। दिए गए विकल्प में है अपर्याप्त समवातन में प्रदूषकों के जमाव हो सकता है, ताजगी हवा अपर्याप्त आपूर्ति हो सकती है, दहन उत्पादक के ठीक बाहर निकलने से विफल हो सकती है, जबकि सिल्क बिल्डिंग सिंड्रोम पिछले लक्षणों का योगदान कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त युग्म और उसका विस्तार गलत है? W ये है VPN अर्थात वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क अर्थात यह संक्षिप्त वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क न केवल वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क जैसे 4 विकल्प में बताया गया है कि इसका मतलब होता दिए गए हैं 4 विकल्प में से भिन्न है। वर्चुअल नेटवर्क के नॉन फिजिकल सॉफ्टवेयर बेस्ड नेचुरल से संबंधित करता है। इसे प्रत्यक्ष फिजिकल कनेक्शन शामिल नहीं है, बल्कि दूसरे नेटवर्क इंटरनेट के भीतर एक नेटवर्क बनाने के लिए सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया जाता है। प्राइवेट इंगित करता है नेटवर्क प्राइवेट प्रयोग के डिजाइन किया जो उच्च शिक्षा सुरक्षा प्राइवेसी प्रदान करता है। एन्क्रिप्शन और सुरक्षा उपयोगों के माध्यम से VPN यह सुनिश्चित करता है कि यह प्रसारित डेटा उपयोगिता रहे केवल अधिकृत उपयोक्ताओं को अनऑथराइज्ड यूजर्स के लिए पहुंच योग्य है। परस्पर नेटवर्क डिवाइस यह
एक संग्रह को संदर्भित करता है। ये दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। VPN केवल इंटरनेट एक सुरक्षित और एन्क्रिप्ट कनेक्शन स्थापित करता है। यूजर कम सुरक्षित पब्लिक नेटवर्क भीतर सुरक्षित प्रसारित कर सके। यह सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सुरक्षा ऑनलाइन प्राइवेसी बनाए रखने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। आगमनात्मक तर्क अवलोकन में कौन सा गलत होता है? यह D नंबर गलत है। यह आगमनात्मक तर्क क्या होता है? इसको सही कहते हैं। आगमनात्मक तर्क को केवल दावे की स्पष्टता, उसके परिषद और यदि सत्य है तो कुछ हद तक संभावना के साथ निष्कर्ष का समर्थन करते हैं। केवल ये गारंटी नहीं देते हैं। ये आगमनात्मक तर्क भले ही सभी आधार सत्य हों, फिर भी निष्कर्ष गलत हो सकता है। हालांकि ऐसा परिदृश्य असंभव हो सकता है। आगमनात्मक तर्क का सार यह है कि संभावनाओं से संबंधित निश्चितताओं से नहीं। केवल इसलिए D जो बनाता है सभी आधार सत्य नहीं हो सकते, निष्कर्ष गलत नहीं हो सकता। आगमनात्मक तर्क की प्रतिकृति का सटीक वर्णन नहीं कर सकता है। अर्थात ये संभावनाओं से संबंधित है, न कि निश्चितताओं से है। आगमनात्मक तर्क अर्थात निम्नलिखित में से जनसंचार चयनात्मक प्रतिक्रिया का गठन कैसे होता है? अर्थात B चयनात्मक ध्यान और चयनात्मक धारण, चयनात्मक अज्ञानता। अर्थात ये क्या है, इसको समझते हैं। चयनात्मक क्या है? जनसंचार चयनात्मक प्रतिक्रिया आमतौर पर वे चरण प्रतिक्रिया शामिल होती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने से चयन करते हैं। हालांकि इन संदेशों पर ध्यान देते हैं वे उसकी व्याख्या कैसे करते हैं और वे क्या याद रखते हैं। चयनात्मक शामिल मान्यता प्रतिक्रिया प्राप्त क्रियाएं हैं। चयनात्मक ध्यान जहां व्यक्ति दूसरों को नजरअंदाज करते हुए कुछ संदेश पर ध्यान केंद्रित कर चुनते हैं। चयनात्मक धारण जहां व्यक्ति संदेश की व्याख्या इस तरह से करते हैं जो उनके पहलुओं से मौजूदा मान्यताओं और दृष्टि के अनुरूप हो। चयनात्मक प्रतिधारण जहां व्यक्ति को केवल संदेश को याद रखने की अधिक संभावना होती है जो केवल उसके लिए सबसे सार्थक या जिनसे वे सहमत होते हैं। चयनात्मक प्रतिक्रिया होती है जहां व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में ध्यान देते हुए भी उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, क्या याद करते हैं, ऐसे करते हैं। जैसे चयनात्मक ध्यान, चयनात्मक धारण, चयनात्मक प्रतिक्रिया प्रतिधारण होता है। एक शोधकर्ता अलग अलग नमूनों में से नमूना संबंध गुणक R1, R3, R2, R4 की गणना करता है तो pH का मान 0.97, 0.95, 0.10, 0.3, 5% का गुण क्या होगा? R4 होगा। परिकल्पना परीक्षण में परिणामों के महत्व को निर्धारित करने के लिए pH का मान उपयोग होते हैं। pH का मान परीक्षण के लिए नीचे चुने गए महत्व का स्तर से कम है, आमतौर से 5% स्तर के लिए 0.05 शून्य परिकल्पना खारिज कर दी जाती है। इसके दर्शाता है मनाया गया प्रभाव। इससे मामले में सहसंबंध सांख्यिकी महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि R1, R2, R3, R4 के
pH का मान 0.97, 0.95, 0.10, 0.3 है। इसकी तुलना 5% महत्व है 0.5 कर सकते हैं। pH का मान R1 pH का मान 97 जो है 0.5 से अधिक है, इसलिए pH 5% नहीं है। R2 R का मान pH अर्थात pH का मान P का मान 0.95 तो 0.5 अधिक है, इसलिए 5% महत्वपूर्ण नहीं है। पद की अवधारणा का अवलोकन कौन सा गलत है? पद की अवधारणा अर्थात केवल सी पद की अवधारणा का अर्थात पद की अवधारणा का अवलोकन में कौन सा गलत है? केवल सी किसी पद का विस्तार उसके गुणार्थ पर निर्धारित करता है। पद की अवधारणा अर्थात पद के सभी यह केवल उन वस्तुओं पर साझा की जाने वाली विशेषताओं का समूह जिसे सामान्य संदर्भित कर इसे गुणार्थ करते हैं। प्रत्येक सामान्य पद संयुक्त और सविस्तारित दोनों अर्थ में हो सकता है। पदों का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है लेकिन उनका विस्तार समान हो सकता है। अब दर्शन शास्त्र में पदों की अवधारणा के विशेष रूप से तर्क और शब्दार्थ के संबंध अध्ययन का विस्तार, इरादे और विस्तार की चर्चा शामिल है। इन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए यहाँ एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है। गुणार्थ उन सभी वस्तुओं को साझा किए गए गुणों और अंतर्निहित विशेषताओं से संबंधित करना है जिन पर वो लागू होता है। यह पद पीछे आंतरिक सामग्री की अवधारणा है। विस्तार पर उन वस्तुओं के उदाहरण न केवल संदर्भ जिन पर उन लागू होता है। यह बाहरी दुनिया पर चीजों पर समग्र और पद अवकृत होते हैं। 20वीं सदी में शुरुआत में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू होता है? लॉर्ड कर्जन ने किया था। 20वीं सदी में भारतीय विश्वविद्यालय को लागू करने का प्रेरक शक्ति लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन 1899-1805 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। 1904 में भारतीय शिक्षा विश्वविद्यालय अधिगम सहित भारतीय विश्वविद्यालय के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अधिगम का उद्देश्य मानकों के सुधार करने, अधिगम सरकारी नियंत्रण विनियम लाने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली पुनर्गठित करना था। अर्थात ये बताता है ये पहला सही है। साइबेयर या कीलॉगर को दबाए जाने पर रिकॉर्ड की गई सीधे पक्ष में प्रयोग किया जाता है। फिशिंग यूजर को उसके विवरण को प्राप्त करने के लिए एक फेक वेबसाइट पर लुभाने के लिए ईमेल करना होता है। फिशिंग रैनसमवेयर अर्थात यूजर को बंधक बनाकर रखना, अक्सर रिलीज शुरू करने के लिए है। फार्मिंग यूजर्स को उनके व्यक्तिगत विवरण को प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट पुनर्निर्देशित करने के लिए दुर्भावनाओं को कोड डाउनलोड करना होता है। अर्थात 3D प्रिंट CAD का उपयोग किए जाते हैं। OLEDs कुछ ब्लॉक लाइटिंग आवश्यकता होती है ताकि स्क्रीन को प्रदर्शित किया जा सके। पहला सत्य दूसरा असत्य है। अर्थात एक हद तक सही है क्योंकि 3D प्रिंटिंग का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD प्रोटोटाइप्स डिजिटल डिजाइन के आधार पर मॉडल करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। हालांकि CAD सीमित नहीं है, इसका उपयोग विनिर्माण, निर्माण, चिकित्सा या अन्य विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। गलत यह है कि OLED और नेशनल लाइट MT यह अपनी लाइट उत्पन्न करते हैं, फिर भी किसी भी प्रकार के ब्लॉक लाइटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसे रिजेडिशन
LCD स्क्रीन विपरीत उसके स्क्रीन को इल्यूमिनेट करने के लिए ब्लग लाइट की आवश्यकता होती है। OLED का तकनीक प्रत्येक पीसी में अपनी लाइट एमिट करने की अनुमति देता है, जिससे पीटर ब्लॉक्स और हायर कंट्रोल एक्सेस की अनुमति होती है। मूल्यांकन भारत सरकार ने नवंबर 1948 की अध्यक्षता में से विश्वविद्यालय की गठन किया। डॉक्टर राधाकृष्णन 1948 में भारत सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा योग्यता देश में विश्वविद्यालय शिक्षा स्थिति व्यापक मूल्यांकन में कार्य कर सौंपा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरे राष्ट्रपति बने नेतृत्व आयोग में से प्राचीन शिक्षा का सुरक्षा में सिफारिश। डॉक्टर राधाकृष्णन की दार्शनिक राजनेता शिक्षक थे। इसे दक्षता पर कार्य के महत्व को रेखांकित करना यह व्यापक कार्यक्षेत्र था। विश्वविद्यालय विभिन्न पहलुओं को शामिल किया, जिससे विश्वविद्यालय लक्ष्य, उद्देश्य, शिक्षण और अनुसंधान, गुणवत्ता, संकाय योग्यता, छात्र नामांकन और कल्याण परीक्षा संचालन में शामिल है। यदि आप सैद्धांतिक कारणों को समझना चाहते हैं तो उनकी वजह से अनुसंधानकर्ता ने कई अध्ययन किया, तो आप उनके लेख के किस भाग को पढ़ेंगे? भूमिका को। एक शोध का लेख भूमिका, अनुभाग और आमतौर से अध्ययन सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करता है। इसके पीछे तर्क बताया गया है कि यह विषय मौजूदा ज्ञान और चर्चा करता है, वर्तमान समझ में अंतराल की आवश्यकता की पहचान कर सकता है और शोध के प्रश्न परिकल्पना बनाता है। यह पाठकों को सैद्धांतिक कारणों को समझने में मदद करता है। शोधकर्ता परियोजना को संचालन को प्रेरित करता है। सार संक्षेप में यह बताया जाता है। मैं बता दीजिए, भारतीय संविधान प्रस्ताव निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य नहीं बताया जाता? साहस। भारतीय संविधान के कई उद्देश्यों में से किया जाता है। साहस को नहीं बताया जाता है।